तथ्यों को उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए लिखो। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है। ठंड लग रही है आपको? तो आप पंखा बंद मत कीजिए, आपके चक्कर में सब त्रस्त नहीं होंगे। क्या लिखा है? देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संगात्मक लक्षणों को अंगीकार नहीं की है, ग्रहण नहीं की है। जैसे कि अमेरिका का संविधान ग्रहण किया है। संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना इस तरह की है कि न तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संगात्मक या एकात्मक चरित्र को दर्शाता है। जैसे कि हम जानते हैं भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण का प्रभुत्व संगात्मक से कहीं अधिक है। लक्षण का प्रभुत्व संगात्मक से कहीं अधिक है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में विषयों का बंटवारा
3 सूचियों में किया है। विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया है। केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। और संविधान का निर्माण इस तरह किया है, और संविधान का निर्माण इस तरह किया है कि किसी भी परिस्थिति में राज्य केंद्र के विषयों में हस्तक्षेप अथवा संशोधन नहीं कर सकती। हाँ जी, नहीं, राज्य, हाँ, राज्य केंद्र के विषयों में हस्तक्षेप अथवा संशोधन नहीं कर सकती। परंतु असाधारण परिस्थिति में केंद्र राज्य के विषयों में हस्तक्षेप कर कानून बना सकती है। हस्तक्षेप कर कानून बना सकती है। विषयों में हस्तक्षेप कर कानून बना सकती है। जो निम्नलिखित या अग्रलिखित है। जो निम्नलिखित या अग्रलिखित है। पहला, बहुत बाकी है, सब खत्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। पहला, हमने आप लोगों को बोला था कि संविधान का स्रोत जो है वो लिख कर लाइएगा, बोला था ना जी? नहीं बोला था मैंने? कविता बोला था कि नहीं? सच सच बताना। संविधान का स्रोत नहीं बोला था हमने? ऐसे करने से वो क्या आप नहीं करके आए हैं, ये सही है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, अच्छा, तो हम स्रोत नहीं दिए थे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये नहीं दिया था मैंने, ठीक है। हाँ, कौन सी चीज कहां से ली गई है ये नहीं दिया था, तो फिर आप लोग को कल के लिए लेना पड़ेगा। और कल के लिए ऐसे नहीं लेंगे, हिर नहीं, फिर बोलो। हाँ, तो फिर ही बोला करो। उसके लिए एक प्रश्न लिखना पड़ेगा। आखिरी पेज में एक प्रश्न लिखो तो। जी, क्या नाम है आपका? लास्ट बेंच। आपका क्या नाम है? हाँ, आपको अच्छा, लक्ष्य, लक्ष्य भारद्वाज। हाँ, लक्ष्य, ठीक है, समझ में आ रहा ना? लक्ष्य, ये बताओ कि दोपहर का खाना वाना खा के आए हो? तब फिर यार पेन के कैप को आप मुंह में लेके जैसे ब्रश कर रहे हो वैसे इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, आप लोग सब चीज जूठा कर देते हैं। सात्विक मन से भारद्वाज शायद ब्राह्मण होते हैं ना? कुछ लक्षण ही नहीं दिख रहा। ये तो कम से कम देखो, जिस चीज का हम लोग, कोई भी चीज का
अगर हम यूज कर रहे हैं तो कम से कम उसको साफ सुथरा रखेंगे ना। अब आप लोग में मैक्सिमम लोगों को देख रहे हैं कि वो जो पेन किसी का है ना, बहुत लोगों का पेन ऐसे ऐसे करके वो जो सामने वाला है या तो टूट गया है, वो तो एंटीना की तरह 90 डिग्री हो गया है। मतलब इतना ना आप लोग उसको, वो त्रस्त है कि जल्दी हम यहां से निजात पाए, छुट्टी पाए, मगर क्या करें। तो ये जो लक्षण है ये गलत लक्षण है आप लोगों के। ठीक है, लिखिए। हाँ, क्वेश्चन ही दे रहे हैं। भारतीय संविधान को बोले लास्ट में लिखने के लिए तो फर्स्ट में लिखने लगे। महान आप भी हैं ना, ना हम समझ रहे हैं हम। हाँ, भारतीय संविधान को उधार का थैला, उधार का थैला कहा जाता है। कहा जाता है। आपको तो सब चीज सुना होगा, पर लिख के दिखाइए तब ना। उधार का थैला कहा जाता है। टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी की। क्या छूट गया आपका? क्या पूछ रही हैं आपसे वो? अच्छा, क्वेश्चन फ्री में पूछे तो उसका भी पैसा लगता है क्या? हम फ्री में ही बताए हैं। अच्छा, क्वेश्चन बता रहे जब हमको बताइए तो हमने क्या आपको क्वेश्चन दिया? अभी ये हमसे कह रहे थे भारत को उधार का थैला क्यों कर... ये स्थिति है आप लोगों की, हम बहुत पीड़ित हैं इससे। नहीं, आप पीड़ित क्यों होंगे? दवाई ले लें। 12वीं पास कर लिए ना? हाँ, ठीक। अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास ना हमारी पर्सनालिटी भी दिखनी चाहिए कि अधिकारी, जैसे हम लोग कोई भी टीचर यहाँ पे आते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप उनकी पर्सनालिटी को देखिएगा। वो भी उसी वेशभूषा में आते हैं कि आपको लगे कि हाँ भाई कोई पढ़ा रहा है। अधिकारी बनने के लिए हंकी फंकी कपड़ा पहन के नहीं चले आएंगे। ठीक है, हम समझ रहे हैं बालक 12वीं में हो ना, अभी लक्षण दिखेंगे वो। इसीलिए हम जिस दिन पहले दिन आए थे क्लास में तो हम बोले थे कि हम, ये आप लोग मत मान के चलो कि हम साधारण बच्चों या बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, हम एक अधिकारी को पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि अधिकारी का मतलब होता है कि हमारे नीचे से ऊपर तक वो गुण दिखने चाहिए। और अभी से मैंने बताया था कि टीना डावी जो हैं वो भले ही आज कलेक्टर बन गई हैं, आप देखिए कि उनको वो 12वीं क्लास से कोचिंग की थी और दिल्ली में पढ़ाया था मैंने। तो ये सारे उसको एटिकेट्स और ये तो इसका आज भी वो प्रशंसा करती है, क्योंकि अधिकारी बनने से ज्यादा जरूरी है कि हमारा पहले अपना पर्सनालिटी उस जैसा दिखे। अब आपके आपके घर वाले अगर किसी को कहेंगे कि हमारा बेटा या बेटी आईएएस या आरएस की तैयारी कर रहा है और उससे 2 बार वो आदमी बात कर लेगा, बोले तैयारी कर लिया वो, क्योंकि वो गुण ही नहीं दिखेंगे, जो कि बहुत बहुत दुखद है। अब उसके लिए तो दवाई खा नहीं सकते हम। ठीक है, तो खेद इसी चीज का होता है। हमको आना चाहिए पहले अधिकारी अपने आप को मानो। जब पहले किसी चीज को मानोगे तभी उसके लिए तैयारी कर पाओगे, नहीं तो जाओ एसआई का चल रहा है, एसआई का यहां चल रहा है, पटवारी चल रहा, पायलट का चल रहा है, जैसे पहन के आए वैसे आए, एग्जाम नहीं बोल सकते ना, ऑनलाइन क्लास है ना। ये ठीक आपको याद आ गया टेक्निकल प्रॉब्लम, और अभी किताब में जो कॉपी में लिखवाए वो आपको याद है? पूछे आपसे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम इनको दिख रहा है? आपकी पहली क्लास है, डेमो क्लास है जी, आपकी भी पहली क्लास है, आपकी भी पहली डेमो क्लास है। कोई बात।
थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर बाद आप लोगों को चीजें समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसकी व्याख्या कर दी थी, आज मैं उसको लिखा रहा हूं। तो संभवतः आप लोग ये सोचिए कि सर लिखवा ही रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, तो ये कल इन लोगों को बता दिए थे। ठीक है, आप लोग जब ज्वाइन कर लेंगे एक्सप्लिसिटली, तो चीजें जो छुट्टी है उसको फिर से बता दिया जाएगा। बाबा रामदेव अब लिखिए, ठीक है, यहां योगा नहीं चल रहा है, योगा दीवन खत्म हो गया, बैठेंगे जैसे। हाँ लिखिए, एक से एक आप लोग के लक्षण जो इसी से पीड़ित हैं, और तब कहते हो इसका कोई दवा है नहीं है। हम आपसे थोड़े बोल रहे हैं, जिन्होंने किया उनको कह रहे हैं, वो उम्र है। हाँ लिखिए, क्या लिखा आपने? अच्छा वो प्रश्न लिख लिया ना, अब लिखिए निम्नलिखित। हाँ पहली बार लिखोगे, तो इससे कल वाला जो प्रश्न बोले थे वो बार बार सुनी थी, वो भी तो पहली बार सुनी थी। अच्छा अब चलो इधर आओ, ये बताओ कि अभी जो पढ़ा रहे हैं इससे पहले पढ़ चुकी थी, ये भी तो पहली बार सुनी थी। तो जीवन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पहली बार करता है। पहले लिख के लाओ, फिर हम बताएंगे क्या आप में खामी है, क्या गलतियां की आप। हम अगर आपको हिंट दे देंगे तो फिर तो आप अच्छा लिख लीजिएगा, फिर उसका फिर आपके दिमाग का विकसित विकास कैसे होगा, समझ रही हो ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्यम परम सुखम, ठीक है, छटपटायम परम दुखम, ठीक है, याद कर लोगी। लिखिए पहला, अनुच्छेद 249, 249, आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 लिखिए। केंद्र सरकार राज्य के किसी भी विषय पर, राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है यदि वह विषय राष्ट्रीय हित का हो तब, यदि वह विषय राष्ट्रीय हित का हो तब। चूंकि केंद्र राज्य के विषयों में हस्तक्षेप कर रही है, चूंकि केंद्र राज्य के विषयों में हस्तक्षेप कर रही है, राज्य के विषयों में हस्तक्षेप कर रही है, तो प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि राज्यसभा राज्य को संबोधित करता है, क्योंकि राज्यसभा राज्य को संबोधित करता है। और इस विधेयक को राज्यसभा विशेष बहुमत, अर्थात राज्यसभा विशेष बहुमत अर्थात अर्थात कम से कम 2/3 उपस्थित एवं मतदान सदस्यों के द्वारा पारित किया जाए। तब यह विधेयक
निचले सदन में, तब यह विधेयक निचले सदन में भेजा जाएगा और निचला सदन भी विशेष बहुमत से पारित कर दे तो, और निचला सदन भी विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। और यह कानून पूरे भारत में 1 वर्ष के लिए, और यह कानून पूरे भारत में 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा। यदि संसद को इसे पुनः लागू करवाना है तो उपयुक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और यह 1 वर्ष के लिए ही लागू रहेगा। इस तरह संसद इसे कितनी बार भी लागू कर सकती है, परंतु अवधि 1 वर्ष का ही होगा हर बार। परंतु अवधि 1 वर्ष का ही होगा हर बार। अनुच्छेद 250 अवधि, कार्यकाल अवधि 1 वर्ष का ही होगा। नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 250 अनुच्छेद 250 लिखिए। जब भारत में या भारत के किसी भाग में, ठीक है कोई बात नहीं, जब भारत में या भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत, तो अनुच्छेद 250 क्या लिखा 352 के तहत, तो अनुच्छेद 352 के तहत, तो अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची अपने आप समवर्ती सूची में स्थानांतरित हो जाती है। अपने आप समवर्ती सूची में स्थानांतरित हो जाती है।
और केंद्र इन विषयों पर और केंद्र इन विषयों पर कानून बनाने लगती है। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253, सॉरी 52 लिखिए, पहले 52 के बाद 53 आएगा। अनुच्छेद 252, 252। आपका फेयर कॉपी कहां है? बैग में है? घर पे है? इसीलिए ना योगासन कर रही हो। कौन थी बगल में जो बैठी थी? हाँ, उसका नंबर उम्र नहीं है? हाँ लिखिए, ये स्थिति है। हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? बोलो। हाँ बोलो बालक, क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हैं? अच्छा, हाथ उठा रहे, कुछ पूछना है आपको? नहीं, ऐसे हाथ करने का मतलब है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए हम पूछ लिया। हाँ, अनुच्छेद 252 लिखिए। यदि दो या दो से अधिक राज्य, गर्मी लगेगा, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर मिलकर केंद्र से यह निवेदन करे कि केंद्र से यह निवेदन करे कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर केंद्र द्वारा यदि कानून बनाती है तो वह कानून केवल उन राज्यों पर ही लागू होगा, वह कानून केवल उन राज्यों पर ही लागू होगा उन राज्यों पर ही लागू होगा जिन्होंने केंद्र से अनुग्रह किया था। केंद्र से अनुग्रह किया था। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253, यदि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किसी भी विषय पर, यदि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर अंतरराष्ट्रीय समझौता की है तो राज्य अंतरराष्ट्रीय समझौता की है तो राज्य इसका प्रतिरोध नहीं कर सकती। राज्य इसका प्रतिरोध नहीं कर सकती। अर्थात राज्य उस कानून को मानने के लिए बाध्य है।
मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट लिखिए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। रख दो नीचे, पानी उनी भी दे दिया करो, नॉर्मल पानी दिया करो यार आप लोग तो। क्या लिखा आपने? संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि यदि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो गई है, राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो गई है, तो केंद्र उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो केंद्र उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, उपरोक्त के अलावा एकल नागरिकता, कॉमा, एकल नागरिकता, कॉमा, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, कॉमा, संघ लोक सेवा आयोग एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति, कॉमा, निर्वाचन आयोग एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति, कॉमा, एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति, कॉमा, राज्यपाल की नियुक्ति, कॉमा, वित्त आयोग की नियुक्ति इत्यादि एकात्मक लक्षण को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त तथ्यों से, गिरने दो, यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से न तो एकात्मक न ही संघात्मक है। पूर्ण रूप से न तो एकात्मक न ही संघात्मक है, किंतु कुछ विशेषज्ञों का अग्रलिखित मानना है, कुछ विशेषज्ञों का अग्रलिखित मानना है जैसे ग्लेन विली ऑस्टिन
इसको इंग्लिश में ही लिख लो, ग्लेन विली ऑस्टिन ने, ग्लेन विली ऑस्टिन ने, VILLIAUSTIN, ग्लेन विली ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को, ग्लेन विली ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। सहकारी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। लिखिए, प्रोफेसर केसी वेयर ने, प्रोफेसर केसी वेयर ने भारतीय संविधान को, वेयर, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक और अर्ध एकात्मक की संज्ञा दी है। अर्ध संघात्मक और अर्ध एकात्मक की संज्ञा दी है। वहीं अर्ध संघात्मक और अर्ध एकात्मक की संज्ञा दी है। वहीं दुर्गादास बसु ने, वहीं दुर्गादास बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान को संघात्मक की संज्ञा दी है। वहीं डॉक्टर त्रिपाठी ने भारतीय संविधान को एकात्मक की संज्ञा दी है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को सामान्य तौर पर संघात्मक, किंतु विशेष परिस्थिति में एकात्मक की संज्ञा दी है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकता है? जैसे देश में आपातकाल लगना, ठीक है, जैसे देश में आपातकाल लगना एकात्मक की संज्ञा दी है। नेक्स्ट लिखिए, लिखो, संविधान क्या है? वैसे संविधान हमको नहीं लगता कि आप लोग को याद होगा पूरा। तो फिर आप लोग का प्रश्न होगा कि सर आप संविधान कैसे कह सकते हैं याद होगा? जब हम लोग नर्सरी क्लास में, 1 क्लास में बाबा बाबा ब्लैक सिख पोयम पढ़े तो वो याद नहीं है, तो सर संविधान कहां से याद होगा?
क्यों? क्योंकि छूट गए आप लोग, और ये तो पढ़े भी नहीं है आप लोग। पढ़े हो जी 12वीं में? बूंदी 12वीं में पढ़े थे ये? क्या थी? फिर बोल दो, क्या दिक्कत है? तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना। हाँ, क्या थी बोलो। पीसीएम क्या होता है? साइंस में कौन सा, बायोलॉजी था कि क्या था? मैथमेटिक्स था ना, तो मैथमेटिक्स में ही आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। पीसीएम। अभी भी आप लोग लक्षण नहीं समझे, खैर आपकी इच्छा। लिखिए संविधान क्या है, लिख लो अब। दुख में थी, लिखिए फर्स्ट पॉइंट। यह उन आधारभूत नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। यह उन आधारभूत नियमों एवं कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। यह सरकार की शक्तियों का स्रोत है। यह सरकार की शक्तियों का स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट। यह उन मौलिक कानूनों का संग्रह है। यह उन मौलिक कानूनों का संग्रह है जिसके अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों एवं कानूनों का सृजन किया जाता है। व्यवस्था तो ठीक चल रहा है। व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों एवं कानूनों का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लो। हाँ लिखिए, संविधान में वर्णित नियम एवं सिद्धांत ही सरकार के संगठन, शक्ति एवं कार्यों का सिद्धांत तो ठीक चल रहा हम लोग का। सिद्धांत ही सरकार के संगठन, शक्ति एवं कार्यों का निर्धारण करते हैं। निर्धारण करते हैं। बोतल है किसका? अपने बैग में रखो। हाँ, अब देखिए कल हम लोग कल भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में वर्णन कर रहे थे, और आपको भी पता है कि भारतीय संविधान की विशेषता की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता को कल हमने आपको बताया था 2 चरणों में, संभवतः कल बताया था ना।
कौन सा 2 चरण बताया था मैंने? एकात्मक और संघात्मक। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे चलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की। जब व्याख्या कर रहे हैं तो भाई विश्व की संविधान को भी देखना जरूरी है। विश्व का संविधान है ना? अरे विश्व में संविधान है कि नहीं? किसका है? किसी एक देश का नाम बताओ। वेरी गुड। हाँ, एक देश का नाम बताओ। तब से हाथ उठा के रखियो, बोलो। ऐसे देश का नाम बताओ जिसका अपना संविधान है। नॉर्थ कोरिया। मतलब विश्व, अच्छा वैसे बताओ कि वर्ल्ड में टोटल कितनी कंट्री हैं? विश्व में टोटल कितने देश हैं? पता है कुछ? हाँ बोलो, हाथ उठा रही। 195 नहीं, बढ़ गया है। 197 हो गया है, 197 हो गया है। किंतु संयुक्त राष्ट्रीय संगठन का सदस्य अभी भी 193 लोग हैं। 6-7 लोग अभी नए नए उभरे हैं तो आए नहीं हैं, वो भी आ जाएंगे कुछ साल बाद। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा कि विश्व में और किसका संविधान है? जैसे इन्होंने अमेरिका का बताया, आप किसका बता रही हैं? अमेरिका ही याद है आप लोग को? और देखो तो फ्रांस है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर डेनमार्क है, चीन है, पाकिस्तान बगल में है, नेपाल बगल में है, बांग्लादेश तजाकिस्तान बगल में है। वेरी गुड। कजाकिस्तान बगल में है, मंगोलिया बगल में है, श्रीलंका बगल में है, गुजरात बगल में है। हाँ, बहुत सारे स्थान हैं जिसमें किर्गिस्तान भी है, उसमें हिंदुस्तान भी है। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम लोग जब बात करते हैं संविधान का, तो कल हम लोग एकात्मक और संघात्मक संभवतः देख लिए थे। अब आज हम लोग देखेंगे कि विश्व में 2 तरह के संविधान प्रचलित है, लिखित और अलिखित। ठीक है, तो अब 2 तरह के संविधान प्रचलित है, तो इनकी विशेषता को हम लोग समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब हम लिखित संविधान के बारे में बात करते हैं तो लिखित संविधान में सर्वप्रथम, हाथ उठा रहे बोलो तो क्या है? कानून क्या है? अंधा है? बोलो। कानून अनुच्छेद है। क्या बोलो, तो जोर से बोलो ना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है। होने दो। तो बोलो। पहला क्लास है आपका? डेमो क्लास है? तो इतना दिन से कहां थे आप जी? क्या नाम है आपका? अच्छा, इतने दिन से कहां थे? पता थी क्लास चल रहा है? ओ अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, तो फिर ऐसे कहो ना, आप भी डरे हुए यार, हम भी डर गए। ओके, कोई बात नहीं, डरना मना है एकदम। देखो, अधिकारी बने हो तो एकदम दिल खोल के बात करेंगे। अभी भी बहुत लोग डरे हुए हैं, ये राधे राधे कभी डरते नहीं है। बूंदी से है ना, बाढ़ आया हुआ है तो यहां आए हुए हैं। ठीक है, नाउ यू सी, तो जब हम बात करते हैं लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान में हमेशा याद रखिएगा, विश्व का कोई भी संविधान अगर लिखित है तो यानी उसमें क्या है कि उसमें संविधान की सर्वोच्चता को सबसे ज्यादा हम महत्व देंगे। संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान प्रमुख है, इसलिए संप्रभुत्व है। संविधान सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है भाई? क्यों है? एमए पॉल साइंस। फर्स्ट बेंच में बैठ के सपना देख रही हो? हम इतना एनर्जी खर्चा कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप बोलेंगे क्या सर? संविधान सर्वोच्च है, क्यों है? पूछेंगे, वेट करो। वेरी गुड। संविधान को जनता ने बनाया है, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। हाँ मिस्टर भारद्वाज, हाथ उठा रहे, बोलो। संविधान सर्वोच्च क्यों है? आंशिक रूप से इनकी बात मान सकते हैं, किंतु अभी भी कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिया है इन्होंने।
उसको पकड़ने की जरूरत है हमें। हाँ बोलो कृष्णा। जनता सर्वोच्च है जो होते हैं कि हैं तो वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? अच्छा, जनता द्वारा मान्य है, माननीय है। अच्छा मान्य है। हाँ, क्यों है जी? संविधान सर्वोच्च आप लोगों ने बनाया है। हाँ, आप तो इतना नेगेटिव ला रहे, हम कहाँ कह रहे कि आप नहीं आती हैं। हम आएंगे, हमारे आने वाले जनरेशन आएंगे, सब अभी जो नहीं आया वो भी आएंगे, जनता में आएंगे ना जी। हाँ, तो संविधान सर्वोच्च क्यों है? इसीलिए पता ही नहीं, हित में बनाया हुआ। विश्व में ये जान जाना आप, ये साधारण देखिए, अभी मैं सबसे पूछा हाँ क्यों सर्वोच्च है? सर आप समझ गए, हम समझ गए। देखिए आप किस तरह से बता रही हैं, जैसे आप आधा बता रही हैं, आधा आप समझ रहे, फिर आधा बता रहे, आधा नंबर तो आपको रसगुल्ला ही मिलना है। क्यों? क्योंकि आप पूरी मैंने कहा ना कि आप ये मान के मत चले कि जो एग्जामिनर है उसको सब कुछ आता है। आप ये मान के चले कि एग्जामिनर जो है वो लिख लोड़ा पढ़ पत्थर है, उसको पत्थर के समान आपकी पढ़ाई दिख रही है। वो हिंट देखेगा तब समझेगा कि क्या कह रही है, तो उस हिसाब से आप हमें समझाएं। जैसे इन्होंने कहा कि जनता के लिए, ये कह रही है हम भी जनता है, वो कह रही है हम भी जनता, वो भी कह रहे हैं। तो आखिर क्या है? सर्वोच्च क्यों है? जनता सर्वोच्च है क्यों है? हाँ बोलो कविता। बोल अच्छा रही थी, पर समस्या है कि धीरे धीरे हम सीख जाएंगे हम बोलना। आप लोग में देख रहे हैं कि बोलने की जो गति है ना, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, किंतु कुछ लोगों को छोड़कर। ठीक है। हाँ कोटा बोलो। अच्छा अच्छा, संविधान जनता के लिए बना है तो संविधान जनता सर्वोच्च होगी। ट्रेन छूट रहा है आपका, आराम से बताइए। देखिए हम कितना धैर्य रख के बना बताते हैं। हाँ बोलो बालक जीतू। सर कल बताएंगे। हाँ बोलो, कल बताएंगे। मतलब आज हम बता देंगे तो आप कल उसको दिमाग में रख के कल बताइएगा। अरे जीतू हिम्मत करो यार, देखो सब बोल रहे हैं, सब सही बोलना जरूरी नहीं। अच्छा कल से बोलना सीखोगे? अच्छा अच्छा कल। देखिए अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। हम चाहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई का एक मुहूर्त निकालिए। मुहूर्त कैसे निकलता मालूम है? जैसे शादी ब्याह होता है तो लड़के और लड़की को उसकी गणना बनाई जाती है। आप भी किसी पंडित, किसी मौलवी, किसी फादरी के पास जाइए और उनसे हाथ दिखाइए, कहिए कि किस दिन हम पढ़े हैं तो बिगड़ पढ़े सारी चीज हमारे सॉफ्टवेयर में सब जाए। हाँ, तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब जागो तब सवेरा, जब सो तब अंधेरा। तो अभी ये ठीक है, सब जानती है, एमए की है ना ये सब में, तो ठीक है वो। तो अब क्या है कि संविधान सर्वोच्च, किसी भी देश का संविधान की बात कर रहे हैं, किसी भी देश की संविधान, संविधान सर्वोच्च इसलिए उसको माना जाता है, सर्वोच्च या संप्रभुत्व इसलिए माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां उस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया है। और संविधान सभा जो गठन किया गया था वो किसने गठन कराया? जनता ने। तो आपने भी कहा कि जनता ने किया, हमने भी कहा कि जनता ने किया, कि हमारी बातों में आपकी बातों में अंतर देख लीजिए। हमारी क्लास में हमने सबसे लगभग पूछा, सबका एक ही जवाब आया, जनता जनता। नंबर हम क्यों देंगे जनता के लिए?
जब सब जनता ही है तो नंबर क्यों देंगे? ठीक है, आपको हमेशा उत्तर दूसरों से अलग देनी पड़ेगी। रास्ता एक है किंतु जाने का मार्ग कई सारे हैं। जैसे कहां रहती हैं? महेश नगर में। अब देखिए, ये महेश नगर में रहती है तो महेश नगर में जाने के रास्ते बहुत हैं, है ना, बहुत, किंतु जगह तो एक ही है, महेश नगर, जहां पे इनके पास हमको जाना। इसी तरह से प्रश्न होते हैं, प्रश्न एक रहते हैं, उसके आंसर देने के, उत्तर देने के तरीके कई सारे रहते हैं। वो तरीके को अब ढूंढिए आप लोग, क्योंकि परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में सब कोई आप ही की तरह लिखेगा और सबका एक जैसा उत्तर आएगा तो हम नहीं लेंगे। जिसका पहले आ गया उसको अच्छा नंबर देंगे, बाद बाकी सबको केवल नंबर ही मिलेगा 0.5। 5 इसलिए कि इंक खर्चा हुआ है, 0 इसलिए कि रसगुल्ला खाते रहो। तो ऐसी ऐसी चीजों को आप लोग को खुद से निजात करना पड़ेगा। संविधान सभा का गठन किसी भी देश के लिए, संविधान सभा का गठन जिस देश ने किया है उस देश में संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोपरि है। जिस देश की, चाहे अमेरिका की बात करो, चाहे फ्रांस की बात करो, चाहे आप, किंतु इंग्लैंड की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि उसने संविधान सभा का गठन ही नहीं किया और उसका संविधान खत्म है, सर्वोच्च भी नहीं है। क्यों? तो वो वहां क्या सर्वोच्च है? तो अलिखित में संसद सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है संसद भाई? क्योंकि वहां पहले संसद का निर्माण हुआ है, तब जाके संविधान का निर्माण संसद के सदस्यों ने किया है। समझ में आ रहा है? भारत में सबसे पहले हमने किसका निर्माण किया? संविधान का, संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान का जब निर्माण किया तो संविधान के 3 अंग, देश के शासन के 3 अंग, अगर आप देखिए संविधान के अंदर तो देश के शासन के 3 अंग है। एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप देखिए, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। इससे क्या पता चला कि हमारा ये जो शासन के 3 अंग हैं, ये हमेशा हमेशा संविधान के अधीनस्थ कार्य करेंगे, संविधान के नीचे काम करेंगे। अर्थात अगर आपने उल्लंघन कर दिया संविधान का तो न्यायपालिका तुरंत आपको उसके लिए सजा देगी। और ये कई बार हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय, अरे हम और आप अगर उल्लंघन करते हैं तो जेल जाएंगे, सरकार और प्राइम मिनिस्टर को जेल नहीं ना भेज सकते हम, तो उसकी नीतियों को निरस्त करेंगे, वो उसके लिए जेल के बराबर है। छवि खराब हो गई ना कि ऐसा आप नीति बना रहे हैं कि तुरंत उसको निरस्त कर दे रही है न्यायपालिका। छवि खराब हो जाए, छवि खराब होगा, अगले साल चुनाव में नहीं आएंगे वो। लोगों में छवि खराब हो गई तो अब कहां से आप जीतिएगा? समझ रहे बालक? तो ये तीनों अंग, जहां लिखित संविधान होगा, संविधान सर्वोच्च होगा और शासन के 3 अंग हमेशा संविधान के अधीनस्थ कार्य करेंगे और किसी भी परिस्थिति में ये तीनों अंग संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, किसी भी परिस्थिति की बात कर। किंतु जब हम अलिखित संविधान की बात करते हैं तो यहां संसद सर्वोच्च हो गया ना जी, है? तो जब संसद सर्वोच्च हो गया तो यहां संविधान क्या होगा? अधीनस्थ हो जाएगा। संविधान यहां पे अधीनस्थ हो जाएगा। अर्थात संसद को अधिकार है कि संविधान का उल्लंघन करते रहें। क्यों? क्योंकि यहां संविधान संसद के अधीन काम कर रहा है।
तो जब आप संसद के अधीन जब संविधान ही आ गया तो संविधान का उल्लंघन तो होना ही है? तो जब संविधान का उल्लंघन होगा, देखिए कैसे सिस्टम से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। जब संविधान का उल्लंघन होगा और संसद द्वारा किया जाएगा तो यहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन, जब यहां पे न्यायिक पुनर्विलोकन यानी इसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, नहीं रहेगा। भाई न्यायिक पुनर्विलोकन आपको अधिकार देता है कि आप न्यायालय में चुनौती कीजिए। तो संसद जब सर्वोच्च है तो संसद के बनाए गए अधिनियमों को आप न्यायालय में चुनौती कर नहीं सकते, इसलिए संविधान का उल्लंघन करते रहिए। जी कविता समझ में आ रहा है? जी बोलो बालक, कुछ क्लियर है? किंतु यहां पर अगर आप संसद द्वारा, संसद यानी हमारे 3 अंग, सरकार के 3 अंग, ये अगर 3 अंग हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो हमारे यहां न्यायिक पुनर्विलोकन है, चुनौती दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। और चुनौती देंगे तो न्यायालय उसका निर्णय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। यहां पे न्यायालय है ही नहीं, कुछ भी नहीं। किसको दंड दीजिएगा? आम नागरिक को दंड मिल सकता है। भाई संसद ने कानून बनाया, संविधान में डाल दिया, आप उसका ट्रैफिक लाइट तोड़िएगा, कहिएगा कि कानून हमको सजा नहीं मिले, ऐसे थोड़े। सरकार को नहीं मिल रहा है, आम व्यक्ति को तो मिलेगा ही। समझ में आ रहा है? आम जामुन ये सब सुनते हो ना, तो आम व्यक्ति को मिलेगा। तो आप देखिए इसके बाद लिखित संविधान में संशोधन, जब हम बात करते हैं लिखित संविधान में, तो आप देखिए संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? क्या है संशोधन करने की प्रक्रिया? किताब तो दूसरे को, संपत्ति ही दूसरे को दे दी हो तो क्या होगा? तब तो नॉलेज के लिए हमें कहीं ना कहीं भटकना पड़ेगा, ज्ञान के लिए। महान हो आप भी। हम भी जब पढ़ा रहे थे ना तो हम आसाम गए थे पढ़ाने के लिए, तो एक लड़के ने कहा कि सर आप जो नोट से लिखवा रहे हैं वो हमको दे ना दीजिए सर। हम बोले यार ठीक है, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा, ले लो गुल। उसके बाद का दिन और आज का दिन अभी तक नहीं आया वो कि वो हमको दे भी दे नोट्स। हम पूछते रह गए कि कहां गया कहां नहीं। फोन किए तो सर हमारा तबीयत खराब है, हम आप जब जाएंगे तो दे देंगे। लास्ट दिन तक उसने नहीं दिया, नोट्स को पचा लिया। तब से हमने दंडवत कर दिया, एकदम साष्टांग, किसी भी हालत में कोई नोट्स किसी को नहीं देना है, चाहे छवि खराब हो या अच्छा हो। और आप तो महान काम कर दे। और हमसे कह रही हो कि सर ये रफ है, मतलब यहां लिखा हुआ आप पढ़ ली है मेरा, यहां क्या लिखा हुआ सर के दिमाग में? समझ में आता है हमको भी, समझी? तो देखिए हमारे यहां क्या है कि संशोधन की प्रक्रिया जो है जटिल है। अनुच्छेद 368 के तहत हमारे यहां संशोधन प्रक्रिया में केंद्र और राज्य दोनों को पारित करना पड़ता है, वो भी विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से। इसीलिए संसद द्वारा जो भी संशोधन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन नहीं कहलाते हैं, याद रखिए। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया होगा कहीं कि संविधान संशोधन अभी तक कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है जी। 3 बार में कौन कौन सा है बताओ? अच्छा, जो पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, पहला 1900 का, दूसरा 1970 में दूसरा आ गया। बाप रे बाप। हाँ बोलिए, संविधान संशोधन कब हुआ है? देखिए आप लोग यहां श्रोता मत बनिए,
अंतर्जाल में सर्च करने से बालक नहीं मिलेगा। मैसेज देख रहे हो? हाँ, बाहर जाके फोन रिसीव कर लो, कोई बात नहीं। तो हाँ बोलो, कविता कौन है, कौन सा है? वेरी गुड। पहला संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 11वीं सूची में मैंने लिखवाया है, देखो आप लोग अगर पढ़ोगे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं सूची जरा पढ़ो एक बार, देखो वहीं से हम आपको सारी चीजों का व्याख्या कर देंगे। मिला? नहीं मिलेगा। आप 9वीं सूची को जरा पढ़िए तो क्या लिखी है? हाँ, और क्या लिखी हो? क्या लिखी हो? संशोधन अधिनियम। अब जरा नीचे वाला पढ़ना, क्या लिखी हो? हमने संशोधन अधिनियम और संविधान संशोधन दोनों में अंतर है। देखो तो एकदम स्पष्ट लिखे हैं, किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, सब में लिखा है संविधान संशोधन। इसको हाँ, यानी 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन है। यानी संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के भाग में, संविधान के अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। किंतु संशोधन जो है, संशोधन अधिनियम, वो केवल और केवल संशोधन तक रहेगा या किसी अनुच्छेद में रहेगा, उसके भाग में लेना देना नहीं है और न उसको अनुसूची में लेना देना है। बालक मिला क्या? देखिए, यही पढ़ते पढ़ते हमें अंतर दिखना चाहिए। मिला आपको? तो आप देखिए कि जब हम बात करते हैं संशोधन के बारे में, यह संविधान संशोधन यानी संसद द्वारा पारित किए गए, संसद द्वारा पारित किए गए सारे संशोधन संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। केवल वही संविधान संशोधन कहलाएगा जिसमें संघात्मक चरित्र दिखेगा, यानी केंद्र और राज्य दोनों को पारित करना होगा, जो अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है, उसको हम लोग कहते हैं संविधान संशोधन। किंतु जब अलिखित संविधान की हम बात करते हैं, अलिखित संविधान में संसद द्वारा कोई भी अधिनियम लाए जाएंगे, वो क्या बन जाएगा? संविधान का अंग बन जाएगा, क्योंकि संविधान तो संसद के अधीन काम कर रहा है। हाँ, संविधान संसद के अधीन काम कर रहा है। हाँ, तो इसलिए क्या होगा, यहां पर आप कोई भी कानून पास करेंगे वो संविधान का अंग बन जाएगा, किंतु वहां पर नहीं होगा। अब यहां पर जब हम लिखित संविधान की बात करते हैं, तो लिखित संविधान में न्यायालय को व्यापक अधिकार है। कैसा व्यापक? हाँ, कैसा व्यापक? सर न्यायालय से पूछिए। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा सुर लगाई हैं मगर आप आज। हाँ जी, क्या समझते हैं बोलो? व्यापक से क्या समझते हो? न्यायपालिका को, न्यायालय को व्यापक अधिकार है। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो। अरे कविता के पीछे क्या बैठी हो? हाँ कीर्ति बोलो। हाँ कविता बोलो। हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? प्रियंका। देखो प्रियंका, जब से आई हो तब से ना कंडक्टर की तरह टिक 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 किए जा रही हो।
कलेक्टर बनने आई हो ना, वो बेचारा पेन चेंज कर लिया, अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, किंतु पेन जरूर चेंज कर लिया। तब से हम नोटिस कर रहे हैं, हम भी सोचे कि चलो ठीक है, अभी है, अभी 12वीं पास की है तो ठीक है, हो जाए। मैं अभी की बात कर नहीं, पहले से ही चलते आ रहा, वो होता है। अब जरा बताओ कि न्यायपालिका को व्यापक अधिकार क्यों है? न्यायपालिका से पूछा जाए, हाँ क्यों है? फिर भक्षक कहते हैं, हाँ बोलो। अपना विचार देगी, हाँ बोलो। हाँ, हाँ, क्या मुंह से बोलने का ज्यादा हाथ ही दिखाते हो आप लोग। हाँ बोलो बालक। हाँ कृष्णा बोलो। भारद्वाज, अगर उसका उल्लंघन कर रहा तो ठीक है, आप हमसे बोले ये बात हम समझ रहे हैं, किंतु आप लोग ऐसा बोले जैसे आप लिख रहे हो। अगर मगर नहीं चलता है यहाँ पे, ये भी। वैक्सीन लिए हो ना? दोनों लिए हो ना? अभी तीसरा आ गया। न्यायपालिका का व्यापक अधिकार इसलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छा बोली है। क्या नाम है आपका? फिर से नाम बोलिए। सुरभि। सुरभि ने बहुत अच्छा बोला है। सुरभि ने बोला है, सुरभि थोड़ा जोर से बोल सकती हो? देखो, कार्यपालिका और विधायिका दोनों पे कंट्रोल हिंदी में है कि इंग्लिश में है? तो उसको हिंदी, हाँ तो देखो, जब आप हिंदी बोल रही हो ना, तो हिंदी में ही बोलोगी ना। हमारा छोड़ दो, हमको एग्जाम देना है नहीं देना, आप लोग को है। तो उस भाषा का प्रयोग करो कि जैसे आप लिख रही हो। बिल्कुल सही कह रही है सुरभि कि सर, न्यायपालिका को व्यापक अधिकार इसलिए है कि वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के कार्यों को नियंत्रित करती है और उनके कार्यों को असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। यानी विधायिका और कार्यपालिका जो है उस पर नियंत्रित कर सकती है। नहीं समझ में? ये नहीं समझ में जी? कविता क्लियर है? किंतु जब हम बात करते हैं अलिखित संविधान में, तो यहां पर न्यायालय को संकुचित विचारधारा रखी गई, संकुचित दृष्टिकोण है। क्यों है बालक संकुचित? हाथ उठा रहे हो, बोलो। हाथ क्यों उठा रहे थे? अजीतू बोलना है? अरे यार, पढ़ाने से ज्यादा हम लोग को सोचना जरूरी है। हाँ बोलो बालक, उल्टी करो, बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाथ उठा रहे, बोलिए। हम पूछ रहे हैं कि अलिखित संविधान में न्यायपालिका को या न्यायालय को संकुचित अधिकार है, कैसे? अभी जो चल रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? मुश्किल ही लग रहा है, नहीं आ रहा ना? हाँ, बिल्कुल नहीं आ रहा। जी आपको आ रहा है? नहीं मतलब जो अभी समझाया जा रहा है वो आ रहा है कि नहीं? तो अब अधीन तो बाद में बात करेंगे।
और कौन था जी? आपको आ रहा है? आ रहा है तो आपके मित्र हैं वो तो? आ? एक ही गांव के हो? आपको मालूम है कि वो भाई हैं? नहीं, आप ऐसा मत सुनिए, आपको सुनने के लिए नहीं। हाँ, अच्छा, तो क्या नहीं समझ में आया? बताइए, अभी तक जो चल रहा है क्या नहीं समझ में, बताओ। अरे कुछ, रे कोटा, चुप हो जाओ। कुछ भी आया कि नहीं आया, एकदम चुप हो जाओ। हम उनसे पूछ रहे हैं। कुछ भी नहीं आया, आया ये जज करेंगे। हाँ, क्या नहीं आया, कहां से क्या नहीं आया बताइए, कोशिश करेंगे समझाने को। हाँ, पॉलिटी नहीं थी जी हमारी क्लास में। किसकी किसकी पॉलिटी थी, नहीं थी? वो हाथ उठाए। जी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं। देखो, क्या नाम बताया आपने? गजेंद्र। देखो गजेंद्र, ऐसा है, हाँ देखो गजेंद्र, ऐसा है कि किसी भी चीज को ना हमें समझने के लिए पहले उसके लिए सोच बनानी पड़ती है। देखो अभी आपके लिए पहला विषय है ना? थोड़ा अजीब लगेगा, जबकि, क्या नाम है आपका? हाँ, जैसे कीर्ति अभी हमसे, हमने कीर्ति से अभी पूछा, पूछा नहीं, मैंने अभी एक प्रश्न दिया कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, टिप्पणी कीजिए। वो कह रही है कि सर हमने पहली बार प्रश्न ही देखा है ऐसा। पढ़ ही रही है पहली बार तो कहां से नया नया बार बार देख लेगी ऐसा प्रश्न? पढ़ी, पहली बार पढ़ रही हो ना? तो जब वो पहली बार पढ़ रही है तो वो भी प्रयास कर रही है। देखो हम लोग को प्रयास करने से मतलब है, हम और आप केवल प्रयास कर सकते हैं, बाद बाकी सब चीज ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि हम अपना अच्छा देंगे, किंतु हम अपना जितना खराब हो सकता है उतना सोचेंगे, क्योंकि हम अच्छा सोचेंगे और उसके हिसाब से परिणाम नहीं आए तो दुख होगा। हम जितना अच्छा देने के बाद अगर हम खराब सोचेंगे, जो भी परिणाम आएगा हमको बहुत खुशी मिलेगी। इसीलिए कभी किसी से उम्मीद मत लगाओ, उम्मीद टूट जाएगा तो आईने की तरह सारी चीजें चकनाचूर हो जाएंगी। किंतु हमारा मानना है कि हम लोग सबको प्रयास करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो धीरे धीरे अगर 2-3 क्लास करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। पर आपको भी है कि थोड़ा सा ध्यान लगा के सुने, ठीक है? क्योंकि आप, ऐसा हमें लग रहा है कि आप आई ही हैं कि अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं। उस विचारधारा से बैठेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखिएगा तो अंत में आप ही को अधिकारी बनना है, मेरे को थोड़े बनना है। हम तो मार्गदर्शन देंगे। मैंने अपने क्लास में बच्चों को कहते हैं कि अर्जुन महाभारत जीत गया इसलिए नहीं कि अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था, इसलिए कि उसके जो मार्गदर्शी थे भगवान कृष्ण थे, उसको समय समय पर बताते थे कि तुम ये करो, तो वो युद्ध जीत गया। हम लोग बस यही काम करते हैं कि ये रास्ता, ये पथ आपके लिए जटिल है, इसको सरल कैसे बनाया जाए उसका काम हम लोग करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। ऐसा ही है ना जी? इसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं? एग्जाम में बैठकर आप ही लिखिएगा, हम आपको कह नहीं सकते हटो हम लिखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। सब करना आपको है, तो हम केवल मार्ग दिखा सकते हैं, नहीं हम। तो जब हम अलिखित संविधान की बात करते हैं तो अलिखित संविधान में जो संसद है, चूंकि संसद सर्वोच्च है, तो यानी यहां विधायिका जो है, विधायिका के किसी भी कार्य को आप, न्यायपालिका निरस्त नहीं कर सकता। विधायिका के किसी भी कार्य को निरस्त नहीं कर, भाई संसद सर्वोच्च मतलब विधायिका, वहां के जो संसद में चुने गए प्रतिनिधि हैं उनकी बात हो रही है। और जब विधायिका जब सर्वोच्च है, जब संसद सर्वोच्च है तो वो भी सर्वोच्च हो गए, तो उनके द्वारा पारित किया गया कानून कैसे संसद उसको निरस्त कर सकती है? नहीं करेगी। किंतु कार्यपालिका द्वारा कार्यपालिका द्वारा लाए गए कानून निरस्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि संसद सर्वोच्च है, कार्यपालिका नहीं। तो इसलिए ये कार्यपालिका के ऊपर अंकुश लगाती है, इसलिए संकीर्ण है, संकुचित है। नहीं समझ में आया?
जी बोलो, नहीं किसको नहीं समझ में आया, फिर से समझा देंगे। नहीं है, वेरी गुड, आपको भी नहीं है। चलिए अब देखिए, जब हम बात करते हैं, जब हम न्यायालय की बात करते हैं, देखिए जब हम न्यायालय की बात करते हैं तो अल्टीमेटली मान लीजिए कि अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप कहां जाओगे, यहीं जाओगे है? तो यहां पर आपको ध्यान देने की बात है कि मौलिक अधिकार से अगर कोई कानून बना है, अगर हम बात करते हैं कानून बना है, तो वो कानून कौन बनाता है? यानी वो संसद ही बनाएगी आपके पास, संसद का ही अधिकार है ना। संसद में कौन है? हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हमारे प्रतिनिधि को हम लोग उसको विधायिका कहते हैं ना, विधायिका। तो ये विधायिका कानून बनाती है, ऐसा कानून बनाई जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया। कहां जाओगे आप? न्यायालय। तो न्यायालय आपको क्या करती है कि न्याय देती है, निर्णय नहीं सुनाती है, वो न्याय देती है। निर्णय ऊपर वाला सुनाता है, न्याय केवल न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में। तो ये निर्णय देती है कि या तो वो क्या कर सकती है, या तो कह सकती है कि वो गलत है, या कह सकती है कि सही है, यही दो करेगी ना। तो ये जब विधायिका, तो यानी ये न्यायपालिका विधायिका के ऊपर अंकुश लगा सकती है। ठीक, अगर उसी तरह से आप अगर कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे, अगर आप कार्यपालिका को देखिएगा तो आप देखिए कार्यपालिका भी कानून बनाती है। कार्यपालिका कैसे कानून बनाती है? अध्यादेश के माध्यम से। भारत के संदर्भ में अगर अध्यादेश देखिएगा यानी ऑर्डिनेंस, तो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये अगर कानून बनाई और फिर से अगर आपके कुछ अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो कहां जाएंगे? न्यायालय ही निर्णय लेगी। तो भारत में न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्विलोकन इन दोनों में है, दोनों के कार्यों के ये है, दोनों कार्य कर रहे हैं, इन दोनों के कार्यों के प्रति आप जा सकते हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण हुआ भारत के संदर्भ में। किंतु जब हम लिखित संविधान की बात करते हैं, अलिखित, तो इस अलिखित में संसद सर्वोच्च है। अब जब संसद ही आपका सर्वोच्च हो गया तो यानी संसद द्वारा कोई भी कानून लाया जाएगा उसको न्यायपालिका निरस्त नहीं कर सकती? कर सकती है? नहीं करेगी। तो जब ये निरस्त नहीं कर सकती तो वो किसको निरस्त करेगी? कार्यपालिका के कार्य को। और कार्यपालिका के कार्यों को वहां अधिकारी नहीं है कि कानून बना दे, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। तो चूंकि ये कानून न्यायालय संसद के कार्यों में हस्तक्षेप कतई भी नहीं कर सकती, कार्यपालिका के कार्यों में कर सकती है, इसलिए संकुचित है। दोनों को तो देखा नहीं, देखा तो एक को है, तो एक को देखेगा तो संकुचित हो ही जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, ऐसे देखिए आ गया, बोलिए क्लियर है? क्लास के थोड़े नियम बता दो, ठीक है? हाँ, क्लास के कुछ नियम है, वही आपको बता दो धीरे धीरे। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद आप देखिए, ये ऐसे ऐसे इशारा नहीं चलता हमारी क्लास में। हम आप लोग को इशारे से समझा रहे हैं, देखिए तो, और आप लोग से पूछते हैं समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब हम कैसे समझेंगे कि समझ में आया नहीं आया? तो थोड़ा सा जुबान घिसना पड़ेगा, तब जाके कुछ वहां से ध्वनि निकलेगी जो हमको कुछ कहेगी कि हाँ ये चीज हुआ है। आई बात समझ में? हाँ, वैसे ही समझेंगे हम। कीर्ति समझ में आ रहा ना? हाँ हाँ, यस सर नहीं, यस सर होता है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, जब हम बात करते हैं इसके अलावा जो भी, जिस किसी की भी बात करें, लिखित संविधान में दो चीजें होती हैं, या तो कठोर या तो लचीला। या तो संशोधन प्रक्रिया कठोर होगा या तो लचीला होगा। अब हमारे केस में क्या है, भारत के संदर्भ में हमने दोनों को अडॉप्ट कर लिया, हमने दोनों को ले लिया। अब बोलिएगा कैसे ले लिया? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कठोर के माध्यम से संविधान में अभी 3 बार ही संशोधन किए हैं जी। कौन कौन सा संशोधन है? पहला, हाँ बोलो। ये हंस क्यों रहे हैं? देखिए इसके पीछे भी लॉजिक है। हंसने से आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत पे हंस रहे हैं।
पहला गलत है, बोलिए। और कौन बोल दिया? हम तो मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गलत है, तो कैसे सही हो जाएगा? कब आया था पहला? पहला कब आया था? 1951 में। पहला नहीं होगा, पहला है 73वां संविधान संशोधन लिखी हो, देखो तो। और 74 लिखे हैं संविधान संशोधन, ये दूसरा हुआ। और तीसरा हुआ कर एवं वस्तु सेवा, जीएसटी, था ना ये? कंफ्यूज हो गई? पहला भूमि सुधार जो है वो संशोधन प्रक्रिया है, वो संशोधन है, संशोधन अधिनियम वो लाया गया है। और वो पहला संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद के अंदर लाया गया था, भूमि सुधार से संबंधित। जब भी हम संशोधन लचीले की बात करेंगे तो संशोधन प्रक्रिया में याद रखना, केंद्र को अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करे, किंतु संशोधन अनुच्छेद में हुआ है, अभी भाग में नहीं हुआ है। भाग कोई नया जुड़ा नहीं है, अनुसूची कोई नया नहीं जुड़ा है। जब ये तीनों में जुड़ जाएगा तो हम कहेंगे कि संविधान संशोधन है। जैसे हम लोग लघु संविधान 42वें संशोधन अधिनियम को कहते हैं। हर पुस्तक में आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है संविधान संशोधन, किंतु वो गलत लिखा है, वो संशोधन प्रक्रिया है, संशोधन है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976, लघु संविधान उसको कहते हैं। हाँ, ऐसा ही लिखवा है। नहीं, 73 संविधान संशोधन है। संविधान देखो, जो इससे पहले जो भी संशोधन आएंगे ना, उसमें संशोधन अधिनियम होंगे, यानी वो अनुच्छेद में होगा। और जो संविधान संशोधन होगा उसके अंदर लिखा होगा संविधान संशोधन। ठीक है? जो हम संशोधन जो आप कह रही है ना कि पहला संशोधन प्रक्रिया, वो हमारा लचीला है, केंद्र ने किया है, राज्यों को अनुमति नहीं थी उसमें करने का। भूमि सुधार केंद्र की है, और उसी के आधार पर राज्य ने भूमि सुधार अधिनियम लाना चालू कर दी। किंतु पंचायती राज जो है वो केंद्र पारित की और राज्यों को दी कि तुम भी पारित करो, और पूरे देश में एक जैसा लागू होगा। 92 दूसरा 92 है, दूसरा भी 92 है। कर एवं वस्तु सेवा है। और एक मिनट, वो 101 संशोधन अधिनियम, 101वां। हाँ, 15 नहीं, 17 ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो ये तीन ही हुए हैं। बहुत तेज है आप, बिल्कुल सही करिए, कीर्तिमान कर दिया। हाँ, तो देखो हम बता रहे हैं, यही बता रहे हैं। तो देखो, हमारे संविधान में जब हम कठोर की बात करते हैं तो हमारे संविधान में कठोर का मतलब हो गया अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना, संविधान में लिखा हुआ है। किंतु जब हम लचीले की बात करते हैं, लचीला तो वो लिखा नहीं हुआ है, संसद अपने हिसाब से करती है, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 50% से अधिक उपस्थित एवं मतदान। और सीधी सी बात कह रहे हैं कि साधारण बहुमत हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख है, संविधान में कहीं नहीं है। किंतु हम ज्यादा प्रयोग इसी का करते, हम बताएंगे, धीरे धीरे बता देंगे, सारी प्रक्रियाएं बता देंगे। अच्छा, वहां से कंडक्टर यहां आ गई। न, ये आपकी गलती नहीं है, अभी आप लोग का बचपना का दिन है ना, खेलने कूदने का, आप अधिकारी बनने आ गए, तो टाइम लगेगा थोड़ा। इसके बाद किंतु जो भी अलिखित संविधान होगा वो हमेशा लचीला होगा। क्या होगा? बिल्कुल। क्यों? क्यों होगा लचीला, बालक बोलो? क्योंकि अलिखित है, कोटा से घूम के आओ। हाँ, क्यों? हाँ बोलो, वेरी गुड, हाथ उठा रही हो, बोलो।
तो नहीं भी उठाती तो भी हमको मालूम था कि पता नहीं है। हाँ बोले क्यों? क्यों? हाँ इधर इधर इधर, हाँ बोलो क्यों? माइंड, क्या नाम है आपका जी? अब नाम भी भूल गए, मतलब इतना ज्यादा हम आपको शाबाशी दे दिए कि अब नाम भूल गए। प्रियांश, बहुत अच्छा बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर संसद द्वारा बनाया गया कानून है, और संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान में वहां जुड़ ही जाता है, क्योंकि संसद सर्वोच्च है, इसलिए लचीला है। भाई संसद सर्वोच्च है तो संसद जो भी लेकर आएगी वो संविधान में उल्लेखित हो जाएगा, तो इसलिए लचीला है। नहीं समझ में बूंदी आ गया ना का क्या मतलब है? इसलिए इन सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, अच्छा उसके बाद देखिए, जो भी लिखित संविधान होगा वो सुव्यवस्थित होगा, क्रम में होगा। जैसे आप देखिए, जब हम बात करते हैं लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान सुव्यवस्थित है, यानी भाग 1 देखिए क्या है, केंद्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र हमारे अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख किया है, सुव्यवस्थित। भाग 2 में हमारी क्या बात कर रहा है? भाग 2 में नागरिकता, यानी जब जब क्षेत्र आएगा तो लोग उसमें आएंगे ही, और जब लोग आएंगे तो उनको नागरिकता देना पड़ेगा। अब जब लोग नागरिकता की बात कर लिए तो अब कहेंगे हमारा अधिकार भी होना चाहिए, तो देखो तो मौलिक अधिकार आ गया तीसरा। अब उसके बाद लोगों को जब अधिकार मिल गया तब राज्य समझेगी कि हमारा भी कुछ अधिकार होना चाहिए, तो राज्य के नीति निर्देश तत्व चौथे में आ गया। और यह अनुच्छेद से है, देखिए 1 से लेके 4, यहां 5 से लेके 11, यहां तीसरा आ गया 12 से लेके 35, यहां आ गया 36 से लेके 51। देखिए एकदम क्रमबद्ध चलता रहेगा, यानी लिखित संविधान काफी क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है। ठीक है, एक बार हाँ बोलो, ठीक है, बार बार मत बोल। यानी समझ में आ रहा है आपको? लिखित संविधान क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है, इसीलिए लिखित है। किंतु अलिखित संविधान तितर बितर है। क्यों? बिखरा हुआ है। क्यों? क्योंकि संसद को जब आता है मन तभी संशोधन कर देती है। तो संसद हो सकता है कि कभी मौलिक अधिकार में संशोधन करेगी, फिर उसके बाद राज्य क्षेत्र में संशोधन करेगी, बिखरा हुआ है। इसीलिए अलिखित संविधान कभी सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। और अलिखित संविधान का तात्पर्य बिल्कुल आप लोग ये मत समझें कि अलिखित संविधान का मतलब होता है संविधान लिखा हुआ नहीं है। अलिखित संविधान का मतलब है कि बस इतना ही लिखा हुआ है। अरे साफ थोड़े कर रही हैं कि, तो अलिखित संविधान, हाँ बहुत जल्दी ये एग्रेसिव हो जाती है। हाँ, तो अलिखित संविधान का मतलब कतई भी ना समझे आप लोग, बिल्कुल ना समझे कि लिखा हुआ सर नहीं है। लिखा हुआ है, केवल उनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, व्याख्याएं नहीं की गई हैं जैसे लिखित संविधान में की गई। और इतना मोटा किताब है, बस बहुत ज्यादा बढ़ के अगर किताब हुआ होगा तो इतना मोटा हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं है। ये तो ज्यादा मोटा हो गया, इससे ज्यादा नहीं। अलिखित संविधान का तात्पर्य यही है। तो इससे आप लोग बिल्कुल ना समझे कि सर अलिखित संविधान का मतलब यह है, और अलिखित संविधान तो सर कहीं लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ है, किंतु चूंकि संसद सर्वोच्च है तो संसद क्या करती है, अपने हिसाब से चीजों को पारित करके उसमें लिखती है, अपने हिसाब से हटाती है। किंतु अगर हम गतिकी की बात करें, हाथ उठा रहे, गतिकी का मतलब क्या होता है बालक? ये भी नहीं पता है?
हाँ अब बोलो तो, गतिकी का मतलब क्या होता है? पॉल साइंस था ना आपका? अच्छा वो वाला पॉल साइंस था। तो उसके अलावा भी कोई पॉल साइंस होता है क्या? डायरेक्ट हम अधिकारी बनने आ गए, अब पता चल रहा है पढ़ना क्या पड़ेगा। अब वही दिमाग खराब कर रहा है। उम्र है, होगा। हाँ बालक बताओ तो। अच्छा प्रश्न हम क्या पूछे कि बोल रहे हैं नहीं पता? हाँ गति की क्या, वेरी गुड। हाँ बोलो मिस्टर 12 पास। हाँ, उसको गति कहते हैं, गति की नहीं कहते हैं। इतना भी हिंदी मेरा खराब नहीं, कुछ भी बोल दोगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोटा से स्पीड में आए हैं ये। हाँ हाँ जी। गत हाँ जी क्या होता है बताइए। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो समय काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो, परिवर्तनशील। इसीलिए अलिखित संविधान जो है, यहां मत करो, इस सर को दीवार है उससे टकाटक करो, देखो वहां से लाल पीला हरा दिखेगा। हाँ एक्शन से रिएक्शन होगा। गति सर, हमको गति समझा रहे, स्पीड में आए हैं कोटा से। तो आप देखिए कि गतिकी का मतलब होता है यहां पर कि, अच्छा एक प्रश्न आपसे साधा जी, हाथ उठाए हो, एक प्रश्न बताओ, क्या नाम है आपका? संक्षिप्त। अच्छा सचिन। अच्छा तो सचिन एक सवाल बताओ कि आपके पास दो संविधान है, एक लिखित और एक अलिखित। इन दोनों में से सबसे ज्यादा गतिकी यानी डायनामिक कौन है? अलिखित। हाँ कविता कौन है? लिखित। हाँ जी आगे बैठे बोलिए। हाँ मैं। ठीक है अच्छी बात है, अलिखित बोल रही हैं आप, ऐसे कर रही हैं जैसे लग रहा है जबरदस्ती बोल रही हैं। गले में, अच्छा ठीक। हाँ जी बोलिए। हम केवल पूछे हैं कि दो शब्द में अ या लिखित, तो आप हमको पूरी व्याख्या, जब व्याख्या पूछते तब तो आप बताती नहीं है हमको। है? हाँ। अब देखिए हम आपसे एक प्रश्न पूछे हैं जी, प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि लिखित संविधान या अलिखित संविधान दोनों में से कौन सबसे ज्यादा डायनामिक है, गति की है? आराम से बोलोगे तो कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना जी, आपसे बात कर रहे हैं। लिखित हाँ। देखो हमारी क्लास में हमने लगभग सबसे पूछा है, अगर इस तरह के प्रश्न आ गए और आप लोग लिखेंगे कि अलिखित या लिखित तो गलत आंसर है। वो कीर्ति बहुत सही, गला मत टीपो, ठीक है। कीर्ति बहुत सही जवाब दी कि सर परिस्थिति के अकॉर्डिंग दोनों हो सकते हैं, किंतु किंतु ज्यादा की बात करेंगे तो अलिखित ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब मंतव्य, जैसे कह रही थी, क्या नाम है आपका? नाम आप हम तो काफी परेशान हो जाते हैं आप लोग के विचारों से सुनकर। नाम पूछ रहे हैं तो कह रहे बार बार नाम है, बार बार आपका नाम हो सकता है, है? क्या ही बोले हम तो। देखिए जब हम बात ये सही कह रही थी कि सर अलिखित इसलिए है क्योंकि संशोधन प्रक्रिया सामान्यता है। सामान्यता कैसा? तो वहां पे विचार विमर्श से पारित किया जाता है विधेयक को संसद में, यानी विपक्ष से और पक्ष से दोनों कह दिया हाँ पारित हो गया, कोई हमें मत की जरूरत नहीं है।
तो वो ज्यादा गति की है, ज्यादा डायनामिक है। किंतु ऐसा हम ये कह भी नहीं सकते हैं कि हमारा अपना लिखित संविधान गति की नहीं है। समय के अनुसार अभी तक हमारे संविधान में टोटल 125वां संशोधन हो चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा लिखित संविधान भी गति के। किंतु अगर यही अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के 200 साल लगभग आजादी हो चुकी है। हाँ, 200 साल से ज्यादा उसकी आजादी की हो चुकी है। किंतु संविधान जो संशोधन हुआ है अमेरिका में, इतना जटिल प्रक्रिया है कि अब तक केवल 7 बार ही संशोधन हो चुका है। तो इसका मतलब यह नहीं कि संशोधन नहीं हुआ है, किंतु प्रक्रियाएं काफी जटिल हैं। हमारे यहां भी हुआ है किंतु काफी लचीला है। इस आधार पर हम कहते हैं कि जो लिखित संविधान है, अलिखित दोनों परिस्थिति के अनुसार अपने में परिवर्तन करते हैं और किया गया है। इसलिए दोनों परिस्थिति के अकॉर्डिंग संशोधनीय है, संशोधन कर सकते हैं। लिखा जाए, अब लिखना चाहिए, समझा दे। कोटा समझाना है कि लिखवाना है? हम अपने हिसाब से देखें तो समय कितना बचा है? 7 मिनट है अभी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे, 5 4 3 2 1 और ऐसे ही चल है? हाँ, ऐसी ऐसी चीजें सुन लेते हो, नाम भी सुनते हैं। किंतु क्या करें, 2 घंटा का क्लास है ना। आप लोग कॉलेज में, वो तो कह रही है कि हम कॉलेज गए ही नहीं, तो उसका तो बात ही छोड़ो। जो कॉलेज गया वो 45 मिनट क्लास में बैठा भी नहीं है। नहीं बैठे हो किंतु मोबाइल लेकर। तो आप 45 मिनट एकाग्र चित्त होकर बैठ नहीं सकते हैं। 45 की होती है, टीचर 15 मिनट लेट आता है, 15 मिनट अटेंडेंस लेता है, 15 मिनट की क्लास चलती है। हम भी कॉलेज किए हैं, ठीक है। यहां आए हैं तो ऐसा मत समझो कि उड़ के आ गए बगैर कॉलेज किए। कॉलेज किए हैं। और आप पीजी किए तो हम भी पीजी किए हैं, ठीक है। लोक प्रशासन में। किस में किए? तो लोक प्रशासन में किए। आईएएस क्यों नहीं बने? अब ये तो जो पैनल बैठे थे उनसे बात करो। पुरुषोत्तम अग्रवाल और डीपी अग्रवाल का बोर्ड था, इंटरव्यू तक गए ही हैं, नहीं बने तो क्या करें? समझे? पहले वहां तक भी पहुंचने का क्षमता रखो। नहीं, पढ़ाने का तो कोई भी आ जाता। नहीं, हमसे भी अच्छा पढ़ाने वाले हैं। हम तो अभी बहुत, हम खुद ही संघर्ष कर रहे हैं अभी। क्यों कृष्णा? संघर्ष जीवन में लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। हाँ, तो देखिए, हम अपने जब संविधान की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग प्रश्न उत्तर अपने जो पाठ्यक्रम पढ़ा है हमने उसको ध्यान में रख के दे और हमेशा एनालाइज करेंगे आप। चलिए कल से काम करते हैं, थोड़ा हम लोग 15 मिनट ज्यादा क्लास ले सकते हैं। हाँ, चलिए कल से काम करते हैं। कल से आप लोग पेपर लेकर, आप लोग को कैसे, अब क्योंकि हमको पता है कि आप लोग अपने से करोगे नहीं, तो कोई चीज दबाव पूर्वक करवाया जाता है। इज इन कोटा? है नहीं? हाँ कहा करो। है तो क्या है कि कल से आप पेपर लाइए और जो संपादकीय है उसको आपको बोलेंगे लिखने के लिए, किंतु पेपर लेकर आइए आप। हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं कि आप, और पेपर सब अलग अलग लेकर आएगा, एक ही पेपर नहीं रहेगा। हाँ हाँ, जो भी, जो दैनिक आता है वो दैनिक लाए, जो राजस्थान पत्रिका है वो पत्रिका लाए। आप तो कुछ और ही लेकर आई थी, मंथन, ऐसा ही कुछ था ना, जागरण के। क्या नाम था पेपर का? मंथन राजपत्रिका।
हाँ, तो वो पेपर भी लाया करो, ठीक है। तो आप लोग हिंदी पेपर लाया करें और सही मायने में आपको 7 मिनट का समय देंगे कि संपादकीय का हेडलिंग पढ़िए और 7 मिनट में आप जो समझ रहे हैं उसको लिखिए। ये प्रतिदिन आप करेंगे ना, जब तक हमारी क्लास चल रही है, हम कह रहे हैं निसंदेह आप बहुत अच्छा कर लेंगे। फिर मूल्यांकन आप खुद ही करेंगे कि आंसर हम प्रश्न का उत्तर सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। किंतु इसके लिए आपको संघर्ष जी, वरना नहीं होगा। तो एक बार करके तो देखें, ऐसे भी तो संघर्ष ही कर रहे हैं। कुछ हुआ, मतलब कुछ लगा कि हाँ, बस तो वो शब्द ही लाना है। खैर ये कह रही है कि लगभग सेम था, अगर लगभग सेम होता तो शायद इसी का छप गया होता। ठीक है, नहीं हम, अब देखो समय हो गया वरना पढ़ ही लेते हैं। चलो ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग को एक प्रश्न दिए थे वो लाके यहां पे जमा करें। है मत करो।